नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के अति महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जब हम बातचीत शुरू करें तो उससे पहले एक महत्वपूर्ण ऐसा प्रश्न जिस पर इतिहासकार काफ़ी दुविधा में रहे और अंतिम रूप से ये माना गया कि चंद्रगुप्त सेकंड से पहले भी एक शासक कुछ समय के लिए शासन करके गया, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस शासक की ऐतिहासिकता के बारे में कई प्रमाणों की बातचीत की जाती है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पढ़ने से पहले, चंद्रगुप्त से पहले उनके बड़े भाई रामगुप्त की ऐतिहासिकता को हम यहाँ जांचने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले बातचीत रामगुप्त के बारे में। रामगुप्त की ऐतिहासिकता। देखिए, रामगुप्त की ऐतिहासिकता की बात कहाँ से शुरू होती है। अगर हम समुद्रगुप्त के शासन को देखते हैं तो वो 375 के आसपास तक का शासन रहा। 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त ने शासन किया और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब शासन करते हैं तो 375 और 380 दो संशय इस तरह के हैं कि इनका जो शासन स्टार्ट है, शासन आरंभ है, वो 380 से भी मान लिया जाता है। तो इसका मतलब ये 5 साल का कहीं ना कहीं जो गैप था, इस गैप को लेकर इतिहासकारों के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ और इस संशय की शुरुआत करने वाले जो व्यक्तित्व हैं वो थे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी पहले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस रामगुप्त की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त सेकंड से पहले, समुद्रगुप्त के बाद एक शासक और हुए जिनका नाम रामगुप्त था। राखलदास बनर्जी के बारे में आप लोग जानते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज से संबंधित रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं पुरातत्व के क्षेत्र में। इन्होंने सबसे पहले यहाँ रामगुप्त की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने की कोशिश की। यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा सबसे बड़े प्रमाण की। सबसे पहले तो आपको बताएं विशाखदत्त की रचनाएं। सबसे पहले हम साहित्यिक साक्ष्यों की तरफ देख लेते हैं। ये साहित्यिक साक्ष्य कौन से हैं जिसके आधार पर हम रामगुप्त के होने को तय कर पा रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम विशाखदत्त की रचनाओं की। विशाखदत्त गुप्त काल के रचनाकार थे और विशाखदत्त ने जो रचनाएं की, एक तो की मुद्रा राक्षस जो मौर्य काल से संबंधित थी, और जो दूसरी रचना थी उसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, संस्कृत में थी देवी चंद्रगुप्तम। अब ये देवी चंद्रगुप्तम जो है ये मूल रूप से प्राप्त नहीं है और इसके कुछ अंश हमें रामचंद्र और गुणचंद्र की, आपको बताएं रामचंद्र और गुणचंद्र, रामचंद्र और गुणचंद्र की एक रचना हमें प्राप्त होती है और वो है नाट्य दर्पण। इस नाट्य दर्पण में हमें बिल्कुल इजीली हमको इसको समझना है। नाट्य दर्पण में हमें देवी चंद्रगुप्तम के कुछ अंश मिलते हैं। ठीक है, रामचंद्र और गुणचंद्र की रचना नाट्य दर्पण में हमें देवी चंद्रगुप्तम के अंश मिलते हैं। और ये बात हमको किसने बताई? तो ये बात बताई एक अंग्रेज इतिहासकार ने जिनका नाम था सिल्वा लेवी। सिल्वा लेवी। तो एक बार मैं रिवीजन कर दूं इस चीज़ का, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं विशाखदत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम मूल रूप से प्राप्त नहीं है। इसके कुछ अंश रामचंद्र और गुणचंद्र की नाट्य दर्पण में मिलते हैं। और इस बात का उल्लेख किसने किया? सबसे पहले प्रकाश में कौन लाया इस बात को? सिल्वा लेवी। ठीक है, अब देवी चंद्रगुप्तम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम इतनी बात कर रहे हैं इसके बारे में? इस रचना में एक कहानी मिलती है और उस कहानी में ये मिलता है कि एक शासक गुप्त काल का जो कौन था, रामगुप्त था, ये शकों से पराजित हो गया। ठीक है, रामगुप्त जो शासक है वो किससे पराजित हो गया? शकों से पराजित हो गया।
और शकों से जब पराजित हो गया तो इसे मजबूरीवश अपनी पत्नी शकों को सौंपनी पड़ी और इस पत्नी का नाम था ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी। दूसरा नाम भी मिलता है ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी नाम की जो पत्नी थी, ये इन्हें देनी पड़ी किसे? शक शासक को। अब बहुत डेफिनेट सी बात है कि जब आप इस तरह का काम करेंगे तो आप गुप्त साम्राज्य की परंपरा, राजवंश की परंपरा को डुबो देंगे। इसका मतलब उसमें डाउनफॉल आएगा, उसके मान सम्मान में कमी आएगी, और आपने ऐसा किया तो ये बात उचित नहीं थी, और जीते जी ऐसा किया तो बिल्कुल भी उचित नहीं थी। इसलिए रामगुप्त के छोटे भाई, जिनका नाम था चंद्रगुप्त, जिन्हें हम इतिहास में चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से जानते हैं, जो इसके बाद शासक बने, इन चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या कोशिश की कि इस ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी को शकों के इस चंगुल से बचा लिया। अब ये कई तरह से ये कहानी मिलती है। कहीं तो ये मिलता है कि चंद्रगुप्त सेकंड वेश बदल कर गए और उन्होंने मतलब ध्रुव देवी को वहाँ पहुँचने ही नहीं दिया। कहीं अलग अलग तरह के उल्लेख मिलते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि चंद्रगुप्त सेकंड के प्रयासों से ध्रुव देवी के सम्मान को और गुप्त साम्राज्य के सम्मान को बचाया जा सका। इन्होंने शक शासक रुद्र सिंह थर्ड, इन्होंने शक शासक जिसका नाम क्या था, रुद्र सिंह थर्ड, इसे पराजित कर दिया और पराजित करके ध्रुव देवी को मुक्त करा दिया। और बाद में क्या हुआ, चंद्रगुप्त सेकंड ने ध्रुव देवी से विवाह कर लिया, और उल्लेख ये भी मिलता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने रामगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है, रामगुप्त की हत्या कर दी अपने भाई की, और ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, तो ये कहानी मिलती है कहाँ पर? देवी चंद्रगुप्तम। अब नाम से भी आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा, देवी अर्थात ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त, देवी और चंद्रगुप्त की कहानी है ये। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भाई इन्होंने अपने भाई की हत्या क्यों की? क्योंकि भाई ने सम्मान गिरा दिया था इस वजह से, और यहाँ पर ध्रुव देवी को इसलिए सम्मान दिया गया पत्नी के रूप में, रानी के रूप में, क्योंकि उनका कोई दोष था नहीं। तो यहाँ पर ये कहानी हमें मिलती है, और यही कहानी भारतीय इतिहास के साहित्यिक अभिलेखों में, साहित्यिक साक्ष्यों में अलग अलग जगह हमको अलग अलग रूप में थोड़े से चेंजेस के साथ देखने को मिलती है। कौन कौन से वो और प्रमाण हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरा प्रमाण जो है वो है बाणभट्ट की हर्षचरित। इस बाणभट्ट की हर्षचरित में भी हमें इसी तरह का साक्ष्य देखने को मिल जाता है जो कहानी हमने आपको बताई, अर्थात चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा शकों को पराजित करने और ध्रुव देवी को मुक्त कराने से संबंधित जो कहानी है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ ही तीसरे प्रमाण के तौर पर बाणभट्ट की जो हर्षचरित है उस पर एक टीका थी शंकर राय की, शंकर राय की टीका। इससे भी हमें इस चीज़ के प्रमाण प्राप्त होते हैं। चौथे प्रमाण की बात करें तो भोज की श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश नाम की जो रचना है वहाँ से भी हमें इस तरह के प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ राजशेखर, आप लोग जानते हैं राजशेखर जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित रहे। राजशेखर बहुत बड़े रचनाकार थे, कर्पूर मंजरी आदि बहुत सारी रचनाएं हैं। इनकी काव्य मीमांसा में हमें इसी तरह के साक्ष्य मिलते हैं। तो हमने साक्ष्यों की बात की। सबसे पहले विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, या उसके अंश कहाँ से मिले हमें? रामचंद्र और गुणचंद्र की नाट्य दर्पण से। फिर बाणभट्ट की हर्षचरित से, शंकर राय की टीका इस बाणभट्ट की रचना पर अर्थात हर्षचरित पर, भोज की श्रृंगार प्रकाश से, और राजशेखर की काव्य मीमांसा से। इसके अलावा एक अरबी रचना में भी हमको इसके प्रमाण मिलते हैं। अबुल हसन की एक रचना है, एक अरबी रचना है अबुल हसन की मुजमल उत तवारीख, मुजमल उत तवारीख
मैंने आपको बताया किस भाषा में है, तो ये अरबी भाषा में है और इसमें भी इसी तरह की कहानी का उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है। तो कुल मिलाकर साहित्यिक साक्ष्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि निश्चित रूप से रामगुप्त जैसा कोई शासक चंद्रगुप्त सेकंड से पहले हुआ। और यहाँ पर एक मैं उपाधि की बात भी कर लेता हूँ। आपको बता दें चंद्रगुप्त सेकंड की एक उपाधि बहुत फेमस रही, शकारी। और शकारी का मतलब शकों के अरी अर्थात शकों के शत्रु और शकों को पराजित करने का संदर्भ हमें इस उपाधि से भी प्राप्त हो जाता है। अब देखिए ये तो हो गए साहित्यिक साक्ष्य। इसके अलावा अभिलेखीय साक्ष्यों की बात यदि हम करें तो अभिलेखी साक्ष्यों में भी हमें रामगुप्त के होने की बात कहीं ना कहीं प्रमाणित हो जाती है। कहाँ पर मिलता है तो हम बता दें आपको, राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे इसमें अमोघ वर्ष बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। तो अमोघ वर्ष के संजन अभिलेख से हमें इस तरह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा गोविंद चतुर्थ, इसी राजवंश के गोविंद चतुर्थ के, इस तरह से लिख देते हैं, गोविंद चतुर्थ के 2 अभिलेख इस तरह के हैं जिनसे हमें ये प्रमाण प्राप्त होता है कि रामगुप्त कहीं ना कहीं शासक रहे और उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड को शासन प्राप्त हुआ था। तो ये कौन से हैं तो आपको बताएं, संगली और काम्बे अभिलेख। ठीक है, कौन कौन से अभिलेख हैं, संगली और काम्बे अभिलेख इस तरह के हैं जहां से हमें अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, अब इसके अलावा भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, उसकी बात और कर लेते हैं। कौन कौन से वो साक्ष्य हैं जिसके बारे में हम कहें कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता प्रमाणित हो जाती है। देखिए, विदिशा मध्य प्रदेश, विदिशा मध्य प्रदेश जिसका प्राचीन नाम था बेसनगर। इस बेसनगर में एक दुर्जनपुर नाम की जगह है और इस दुर्जनपुर नाम की जगह से हमें 3 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 3 जैन मूर्तियां मिली हैं जिनमें से 2 तो चंद्र प्रभु की हैं। तीर्थंकरों की बात करें तो 2 तो चंद्र प्रभु की हैं और 1 पुष्पदंत की है। ठीक है, इन मूर्तियों के साथ कुछ अभिलेख भी लिखा हुआ है। उन अभिलेखों में रामगुप्त को महाराजाधिराज कहा गया है। ठीक है, रामगुप्त को क्या कहा गया है, महाराजाधिराज कहा गया है। ये भी एक और साक्ष्य हो जाता है जहां से रामगुप्त का नाम भी मिल जाता है और उसके इस वंश से संबंधित होने की जानकारी भी हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये एक और साक्ष्य हो गया हमारा। और एक लास्ट बातचीत हम कर लेते हैं कि हमें रामगुप्त के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। रामगुप्त के सिक्के कहाँ से मिले हैं तो आपको बताएं, भिलसा से मिले हैं, कोई मध्य प्रदेश, और एरण से मिले। और ये जो सिक्के हैं ये तांबे के सिक्के, किस धातु के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं। और तांबे के सिक्के होने से क्या सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है कि ये पतन का काल है, अर्थात इनका जो शासन काल है वो आर्थिक उन्नति के विपरीत है, अर्थात आर्थिक उन्नति नहीं है। कहीं तो सोने के सिक्के चल रहे थे और अब हम किस पे आ गए, तांबे के सिक्कों पे आ गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गुप्त काल में आर्थिक पतन की अवस्था, बहुत संकट की अवस्था ये दिखाई देती है। और इस संकट की अवस्था में जो शासक है वो कौन है, वो रामगुप्त है। और इस तरह से रामगुप्त की ऐतिहासिकता को प्रमाणित किया जाता। ठीक है, अब हमको ये सारे साक्ष्य याद करने हैं क्योंकि आजकल एग्जाम में ये इस तरह से पूछा जा रहा है कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता के साक्ष्य कौन कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। तो आपको बता दें, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इसके। एक तो हमको याद रखनी है, सबसे पहले देवी चंद्रगुप्तम किसकी है, विशाखदत्त की रचना है। रामचंद्र और गुणचंद्र के इसके ऊपर जो नाट्य दर्पण है वो याद रखनी है। भोज की श्रृंगार प्रकाश याद रखनी है। उसके अलावा
बाणभट्ट की हर्षचरित याद रखनी है, उस पर शंकर राय की टीका याद रखनी है। इसके अलावा राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो साहित्यिक साक्ष्य हो जाएंगे। अबुल हसन की मुजमल उत तवारीख अरबी भाषा की, ये सारे साहित्यिक साक्ष्य हो जाएंगे। और अभिलेखों की बात करें तो अमोघ वर्ष का संजन अभिलेख, गोविंद चतुर्थ के संगली और काम्बे अभिलेख, उसके अलावा दुर्जनपुर से प्राप्त मूर्तियों के अभिलेख, और इसके साथ ही रामगुप्त के भिलसा और एरण से प्राप्त तांबे के सिक्के, ये सारे के सारे प्रमाण ये तय कराते हैं कि कहीं ना कहीं इससे पहले चंद्रगुप्त सेकंड से पहले रामगुप्त शासक रहा। अब प्रश्न ये उठता है कि रामगुप्त का नाम गुप्त काल के अभिलेखों में क्यों नहीं मिलता। भाई राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेखों में आप इस कहानी को दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये जानकारी हमको जो गुप्त काल की वंशावली है उसमें क्यों नहीं मिलती। तो आप बिल्कुल तय मान लीजिए इन्होंने सम्मान को गिराया, इन्होंने अपनी पत्नी भेंट कर दी और इस वजह से इनको एक अच्छा शासक न मानते हुए गुप्त काल की जो परंपरागत सम्मानपूर्ण वंशावली है उसमें स्थान नहीं दिया गया होगा, और इस वजह से रामगुप्त का नाम हमें गुप्त काल के अभिलेखों से प्राप्त नहीं होता, गुप्त शासकों के अभिलेखों से प्राप्त नहीं होता है। गुप्त काल के कहना ठीक नहीं रहेगा, गुप्त शासकों के अभिलेखों से हमें इनका नाम प्राप्त नहीं होता है। तो आपको ये तय हो गया होगा कि रामगुप्त भी शासक रहे थोड़े समय के लिए, उसके बाद जो शासक बनेंगे उनका नाम होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार से बातचीत करेंगे। ठीक है, आप जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।